Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today we are going to start first chapter of history, the establishment of British Empire in India. ब्रिटिश एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ? इन सर्च ऑफ सी रूट्स टुवर्ड्स द सी, सेवरल वेस्टर्न पावर्स लाइक ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज स्टार्टेड सी वॉयज. सो ईस्ट के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू कुछ वेस्टर्न पावर्स थी, ईस्टर्न वेस्टर्न पावर्स थी, फॉरेन पावर्स, जो चाहती थी कि इंडिया में अपना जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश कर सकें. कौन कौन सी पावर्स थी? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज़. और ये सारी कंट्रीज़ ने इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट कैसे स्टार्ट किया? थ्रू सी वॉयजेस. जो शिप्स थे या जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उस टाइम पे, उसके थ्रू, सी वॉयजेस के थ्रू स्टार्ट किया. दे नेचुरली बिकेम राइवल्स ऑफ ईच अदर. और जब इतनी सारी कंट्रीज़ एक साथ कहीं जगह पे इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही थी, तो नेचुरली वो एक दूसरे के राइवल्स हो गई थी, बिकॉज़ हर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से बेटर परफॉर्म करना चाह रही थी. चीफ फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. चीफ फीचर्स क्या थे उस टाइम पे? पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया में चल रही थी, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में कुछ भी नहीं थी. सेकेंड, इनएफिशिएंट रूलर्स. जो रूलर्स थे वो इनएफिशिएंट थे, इतने केपेबल नहीं थे कि जो भी फॉरेनर्स अटैक हो रहे हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है उसको रोक सकें. थर्ड, पावरफुल मनसबदार्स एंड गवर्नर्स. जो गवर्नर्स थे या जो मनसबदार्स थे उस टाइम पे, वो ज़्यादा पावरफुल थे और वो हेल्प भी कर रहे थे ये सारी कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में. इसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे थे. एंड फोर्थ, फॉरेन इन्वेडर्स. जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो बार बार अटैक करने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो कंडीशन थी उसको और प्रॉफिट मिल रहा था फॉरेन कंट्रीज़ को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. इसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का राइज हुआ, लाइक बंगाल, हैदराबाद एंड ओध वे द थ्री मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स. इन्होंने किसी के अंडर में होना अग्री नहीं किया, रादर दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स. राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा पावर. Marathas reunited into historical provinces under the leadership of Chhatrapati Shivaji in the 17th century. Shivaji Maharaja, born into the Bhosle clan of Marathas, secured an independent state by dint of long time. Dint means stroke. सो जो मराठा जो यूनियन थे उसमें भी पहले बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ. जो इसके लीडर थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रोक दिया, लाइफ टाइम स्ट्रगल, एंड देयर बाय फाउंडेड एन एम्पायर. उन्होंने अपना एक एम्पायर स्टैब्लिश किया, एक फाउंड किया इन 1947. एट द पीक ऑफ द मराठा एम्पायर established protectorate over the Mughal Empire and promontory over the numerous Rajput chieftains of Gujarat, Rajasthan, Central India, and whereby they had also managed to bring Punjab under the way the end Muslim rule, thereby keeping the field open for the Sikh. This vast empire declined gradually after the Third Battle of Panipat. सो स्टार्टिंग में 1947 से 17th सेंचुरी में जो मराठा क्लैन था, जो मराठा किंगडम था, जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और बहुत स्पीड से अपने पावर को, अपने किंगडम को उन्होंने स्प्रेड करते गए. पंजाब को, मुस्लिम्स को, सिख्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके अपनी फील्ड में वो लेते गए. बट ये एम्पायर, जो वास्ट एम्पायर मराठास का था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1961. 1761. So the third battle of Panipat was fought in 1761 between Ahmad Shah Abdali and Marathas. जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वो 1761 में अहमद शाह अब्दली एंड मराठास के बीच में लड़ी गई थी.
द क्रशिंग डिफीट बाय सफर्ड ruined ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ हिंदू अम्पायर। और जब इसमें डिफ़ीट हो गई थी मराठास की सो जो एक पॉसिबिलिटी थी कि एक हिंदू अम्पायर इस्टेब्लिश हो सकता है इंडिया में, वो पूरी तरीके से ruined हो गया था, ख़राब हो गया था। क्योंकि जब एक मुस्लिम एम्पायर जब स्टैब्लिश होने लगा उस टाइम पे सारी जितनी भी बैटल्स हो रही थी, वॉर्स हो रही थी, उनको विन करके, जीत करके, सो धीरे धीरे इंडिया में एक मुस्लिम एम्पायर स्टैब्लिश हो रहा था और जो हिंदू एम्पायर स्टैब्लिश होने की पॉसिबिलिटीज़ थी वो ख़त्म हो रही थी। आफ्टर दिस यूरोपियंस इन इंडिया, धीरे धीरे फिर जो फॉरेनर कंट्रीज़ थी, जो अदर कंट्रीज़ थी, वो जो अपना किंगडम, अपनी कंपनीज़ को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। तो सबसे पहले कौन सी थी कंट्री? यूरोपियंस। मैनी ट्रेडिंग कंपनीज वे फॉर्म्ड इन यूरोप टू ट्रेड विद इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। दीज ट्रेडिंग कंपनीज मेनली बिलोंग टू पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क। सो बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी जो यूरोप के साथ मिलकर के ट्रेड करना चाह रही थी विद इंडिया। The Portuguese in India. The Portuguese became the pioneer in discovering a sea route to India. Pioneer means helper. सो पोर्चुगीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की सी रूट डिस्कवर करने में टू इंडिया। वास्को ड गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498। द पोर्चुगीज़ कंट्रोल द ट्रेड रूट अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। सो पोर्चुगीज़ ने जब हेल्प की सी रूट को डिस्कवर करने के लिए इंडिया के लिए, सो ट्रेड रूट जो था उसको कौन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया? पोर्चुगीज़ ने। द डच इन इंडिया। आफ्टर दैट द डच हैड बीन परचेजिंग the eastern produce spices from the Portuguese and selling it in Europe। इसके बाद डच ने परचेजिंग करना जो ईस्टर्न प्रोडक्ट्स थे उसको स्टार्ट कर दिया। जो मेनली जो स्पाइसेस थी, जो मसाले थे, उसको परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया डच ने। और जो डच यहाँ से परचेज़ करता था वो यूरोप में उसको सेल करता था। इन 1598 दे स्टार्टेड 5 expeditions to trade with the east. Only some of them were successful. In 1602 they found the Dutch East India Company to carry on this trade only with the east because they were interested only in the spices produced in East India। so धीरे धीरे बहुत सारी पॉइंट्स कुछ ऐसे थे कि जब उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि जो डच कंपनी है या उनको सिर्फ स्पाइसेस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, अदर चीज़ों में नहीं। ये जो डच कंट्री थी उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच ऑल्सो brought them to India. They established their trading centers at Surat, Bharuch, Ahmedabad, Cochin, Nagapattinam in Madras and Machilipatnam in Andhra Pradesh। सो डच कंपनी भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगी ट्रेडिंग सेंटर्स को। ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है कि ऑफिस इसका मेन ब्रांच कहीं होता है बट छोटे छोटे सेंटर्स उसके कई जगह पे होते हैं। वैसे ही जो डिफरेंट ये कंट्रीज़ थी उन्होंने भी अपने डिफरेंट ट्रेडिंग सेंटर्स अलग अलग सिटीज़ में ओपन करने लगे। आफ्टर दैट द फ्रेंच इन इंडिया। सी द डच इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहली मल्टीनेशनल एमएनसी थी पूरे वर्ल्ड में। आफ्टर दैट द फ्रेंच इन इंडिया। फॉलोइंग द ऑर्डर यूरोपियन नेशन, द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ यूरोप एंड ईस्ट इंडीज़। इसके बाद यूरोपियंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए फ्रेंच ने भी अपनी कंपनी को जैसे डच ने इस्टेब्लिश किया था वैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ट्रेड के लिए इंडिया में और ईस्ट इंडीज़ में इस्टेब्लिश किया। दिस कंपनी सेट अप इट्स फैक्ट्री एट सूरत एंड मछलीपट्टनम। सो फ्रेंच कंपनी ने कहाँ पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया, ट्रेडिंग कंपनी को इस्टेब्लिश किया? इन सूरत एंड मछलीपट्टनम। At last, the English emerged victorious in these wars and were able to contain the French influence in India. The English East India Company, इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस्टेब्लिश करने लगी अपनी पावर्स को इन इंडिया।
The English became the supreme naval power in Europe after defeating the Spanish Armada. Armada means a large group of armed ships that fight wars at sea. जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जो सी में जब वॉर होती हैं उस टाइम पे जो यूज़ किए जाते हैं, शिप्स में बहुत सारे वेपन्स होते हैं, उस शिप्स को armada बोलते हैं. In 1588 they became anxious to trade with the Asian countries. They organized a company to do trade with the East. Rivalry among different companies in India. So जब इतनी सारी कंपनीज अपना स्टैब्लिशमेंट कर रही थी इंडिया में, सो उन सब के बीच में एक राइवलरी भी स्टार्ट हो गई थी. We have seen that the Dutch, the Portuguese, the French, the English came to India as traders so that they could make huge profit through the trade. हम लोगों ने देखा कि डच, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इंग्लिश जैसी कंपनीज़ इंडिया में आ रही थी ट्रेडर्स की तरह, जो कि अपने लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. The problem was that all the companies were interested to buying the same thing. प्रॉब्लम ये थी कि जितनी भी कंट्रीज़ थी वो एक ही चीज़ को बाय करने में, ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी. The fine quality of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, clove, कार्डेमम, सिनेमम वेयर टू ग्रेट डिमांड. ये सारे जितने भी मटेरियल्स थे, जो क्लॉथ के मटेरियल थे, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, स्पाइसेस थी, पेपर, क्लोव, कार्डेमम, सिनेमम, ये सारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी. सो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा राइवल फाइट हो रही थी और एक दूसरी जो कंपनीज थी वो वॉर या फिर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके एक दूसरी कंपनीज़ को हराना चाह रही थी. स्ट्रगल ऑफ टेरिटरी वॉर्स विथ इंडियन रूलर्स. After the death of Mughal Emperor Aurangzeb in 1707, a great political rivalry became amongst his son for the throne of Delhi. So मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब की जब डेथ हो गई उसके बाद एक ग्रेट राइवलरी स्टार्ट हो गई कि उनके जो थ्रोन था, जो किंगडम था, उस पर कौन कंट्रोल करेगा. दे फॉट अमंग देमसेल्स. जो उनके सन थे वो आपस में ही लड़ाई स्टार्ट कर दी. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल कन्फ्यूजन, अलवर्दी खान द गवर्नर ऑफ बंगाल asserted his independence. He was shrewd enough to keep the European merchant under his control. His grandson Siraj-ud-Dawla succeeded him in 1756. He was suspicious of the intentions of the English, so he came into the conflict with them. He was, however, defeated by the English in the Battle of Plassey. Next is the Battle of Plassey, and this we will discuss in our next class.